नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वैश्री में। दोस्तों, ये जीके बूस्टर का जो पार्ट नंबर 5 है, इसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों चालू करते हैं सेशन को। उसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। और दोस्तों, इस जो सेशन ही हमारा है, इसमें आप लोग जो है अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपने फटाफट जो है अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उनको बाद में कमेंट में बता सकते हैं। तो अब चालू करते हैं सेशन को। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 0 फ़ारेनहाइट? तो इसका जो सही जवाब रहेगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का दोस्तों जो है हम व्याख्या भी इसमें बताएंगे, मैं लिख के लाया हूँ। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तुतः हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असमान व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरे तक पानी से भरे ग्लास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो जल का स्तर गिर जाएगा, जल छलकने लगेगा, जल का स्तर वही बना रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पानी से भरे ग्लास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के रूप में आयतन के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए या नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह कह सकते हैं हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? द्रव का अपेक्षी घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, समुद्र की गहराई। 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को जो है नापने के लिए हाइग्रोमीटर नाम का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक या कह लें कि मेल्टिंग पॉइंट द्वारा निर्धारित की जाती है। या ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान हो तो उसका गलनांक जो है कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ठोस में अशुद्धि विद्यमान होने पर उसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि? बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि यह ठोस होती है या जल से हल्की होती है, यह जल से भारी होती है, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। यह आपका ग्रुप डी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं सब जो है किसी न किसी वर्ष जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जल से हल्की होती है, अतः वह जल पर तैरती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कैमरे का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है? लेंस, फिल्म, आर्चर या शटर? 4 ऑप्शन थे आपके। चारों में से जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन। मानव नेत्र की जो रचना होती है एवं कार्यप्रणाली एवं फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है। कैमरे में एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में यही काम दृष्टिपटल द्वारा होता है। दृष्टिपटल को इंग्लिश में जो है रेटिना बोलते हैं, जिससे आप लोग वाकिफ भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन की? तो अल्फा, बीटा, गामा को इस प्रकार से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है सर्वाधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता जो है अल्फा तथा बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। 30 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर के आर पार निकल सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईटी का विस्तृत रूप क्या है? आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनल ट्रांसफार्मर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो सही रहेगा। आईटी का जो विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी होता है अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोगों को बताना है। लक्ष्य, त्रिशूल, परम या फिर नाग, ये आपके चार ऑप्शन थे। चारों में से जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा परम, सी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। परम सीडेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन और या फिर इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा ये कितनी बार पूछा जा चुका है आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा एल्यूमिनियम रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का जो आपका फार्मूला होता है Al2O3 × 2S2O। जस्ता का जो एस्क होता है वो जिंक ब्लेड होता है, Zns। टिन का एस्क कैसीटेराइट होता है। बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पादक राज्य या कह सकते हैं कि जो बॉक्साइट हमारा है, इन राज्यों में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, इन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, जंग या इसको रस्ट बोलते हैं, जंग का उदाहरण है यौगिक, मिश्रण, मिश्र धातु या तत्व। जंग किसका उदाहरण है, इसको इस प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं, जंग किसका उदाहरण है। तो जंग जो है यौगिक का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो सही होगा। जंग यौगिक का एक उदाहरण है या लोहे पर ऑक्सीडेशन की क्रिया या प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार बना होता है, ये भी आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तांबा और लोहा का, तांबा और शीशा का, शीशा और टिन का, और डी ऑप्शन जो है शीशा का। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। फ्यूज का तार सामान्यतः शीशा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाहित की स्थिति में यह गलकर विद्युत विच्छेदन कर देता है। मतलब जो आपकी करंट होता है उसको जो है काट देता है, विद्युत के प्रवाह को रोक देता है, और इस प्रकार जो है जो उपकरण होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, म्योह मापनी, जो म्योह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। म्योह मापनी तो कठोरता, अम्लता, क्षारकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही रहेगा। म्योह का जो प्रयोग है वो स्केल का उपयोग जो है कठोरता या हार्डनेस मापने के लिए किया जाता है। म्योह मापनी जो है उसका उपयोग धातुओं की हार्डनेस या कठोरता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, मेंडुला, फेफड़ा। आपका ये चार ऑप्शन थे, चारों में से जो सही ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। श्वसन केंद्र मेंडुला ऑब्लोंगेटा में मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है। यह स्वचालित क्रिया का केंद्र होता है। यह रक्त संचरण एवं श्वसन, वमन, खांसने, छींकने इत्यादि का केंद्र भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ऊतकों का, विषाणुओं का, वायरस का या फिर कीटाणुओं का। आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों इसके पहले यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है इस वीडियो का PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके दिए हुए हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एड्स, टाइफाइड, कैंसर और पोलियो। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा कि एड्स द्वारा होता है, ये एड्स का होता है। तो एड्स का पूरा जो नाम होता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। यह HIV विषाणु जनित रोग है और एलिसा परीक्षण जो है एड्स से संबंधित है, ये पहले ही बता दिया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका क्या बताना है कि जो यहाँ पे एक HIV टर्म दिया हुआ है HIV, इसका पूरा नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। चूहा, फंजई, केचुआ, बैक्टीरिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका जो आंसर है वो आप लोगों को पता होगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो बी रहेगा। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है। केचुआ जो है एनिलीडा संघ का एक प्रमुख जंतु है। तो केचुए का जो संघ है वो भी आप लोगों को याद रखना है। केचुआ जो है एनिलीडा संघ का प्राणी या जंतु है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं हम सब इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO करता है, जिसकी स्थापना 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आय के संबंध में CSO ने 1956 में पहला श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? भारत की राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1872, 1894, 1881 या फिर 1891। दोस्तों आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि इसमें 1951 क्यों नहीं दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई है, और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो 1951 से प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो आपको जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो सही जवाब है 1872, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना 1872 में हुई थी। नियमित रूप से राष्ट्रीय जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई, जो 10 वर्ष पे की जाती है, और स्वतंत्र भारत में 1951 से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैनबरा, मनीला, वाशिंगटन या फिर पेरिस। तो इसका जो सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन क्या है कि एशियाई देशों का आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक की सिफारिश पर यह बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में की गई। दोस्तों कहाँ की गई? मनीला में इसकी स्थापना की गई, और कब की गई? 1966 में की गई। इस बैंक की स्थापना ज़रूरतमंद एशियाई देशों को रियायती दरों पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।